हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। इसमें सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सारे ग्राफ और जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्थिक आयोजन या पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। सबसे पहले केंद्रीय नियोजन पूर्व सोवियत संघ ने अपनाया था। अब भारत में आर्थिक नियोजन सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। इसमें भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया जिसमें 15 पंचवर्षीय सूचनाबद्ध योजनाएं थीं। इस बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर अर्देशिर दलाल थे। फिर 1944 में भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। फिर 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना या पीपल्स प्लान बनाया। इसके बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। फिर स्वतंत्रता के बाद 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजनाएं लाता था। 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। अब पहले योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया है। चलिए अब आगे आर्थिक नियोजन का बैकग्राउंड देखने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए सबसे पहले उच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। इसमें राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि करनी थी। इसी दौरान सिंचाई के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे भाखड़ा रंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना आदि। इसमें जीडीपी का लक्ष्य 2.1% था और प्राप्त हुआ था 3.6%, मतलब पहली योजना सफल थी। आगे आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना था 5 वर्षों में। तो भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई और सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय 24% किया गया था और दूसरी प्राथमिकता यातायात और संचार को दी गई थी। इसी योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे और इसी समय पहली ग्राम पंचायत नागौर में स्थापित की गई थी। इसमें जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था 4.5%, लेकिन प्राप्त हुई थी 4.2%। आगे आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इसमें अब कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। 1964 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। इसी दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं M.S. स्वामीनाथन। विश्व हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन E. बोरलॉग। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जीडीपी लक्ष्य था 5.6%, लेकिन प्राप्त हुआ था सिर्फ 2.8%। इसके विफल होने का कारण यह था कि इसी समय भारत चीन युद्ध तथा भारत पाकिस्तान युद्ध होने के साथ साथ अभूतपूर्व सूखा भी बढ़ा था। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1959 के मध्य योजना अवकाश था। इन तीनों वर्षों में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं। इस अवकाश अवधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना अवकाश का भी मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि थी। इस समय 3.8% की जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। आगे आती है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। यह D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य
स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इसका मुख्य उद्देश्य था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। इसमें क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई, जिसमें संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। श्वेत क्रांति की शुरुआत भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान का लक्ष्य था 5.7% की जीडीपी प्राप्त करना, लेकिन प्राप्त हुआ था सिर्फ 3.3%। इसकी असफलता का कारण था मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के मध्य आई थी। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की ही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उच्च प्राथमिकता थी आर्थिक स्थायित्व को लाना। इसमें 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। मतलब इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, लेकिन उसके बाद उद्योग और खनिज क्षेत्र का नंबर आता था। अब सरकार परिवर्तित हुई और जनता पार्टी शासन के द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 के मध्य का समय अनवरत योजना का समय माना जाता है। इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं, जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने इसे 1980 में समाप्त कर दिया। अनवरत योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विकास, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसी दौरान नाबार्ड की स्थापना भी हुई। 1978 में इसी समय नोटबंदी की गई थी और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। आगे आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। इसका भी उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि था। इसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। छठी योजना में ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। इस समय बिजनेस को इकोनॉमिक लिबरेशन दिया गया था और टूरिज्म तथा कैपिटलाइजेशन में बढ़ावा देखा गया था। इस योजना का लक्ष्य 5.2% था और जीडीपी की प्राप्ति 5.7% तक हुई थी। आगे है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। साम्य तथा न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली को लागू करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा देशी तकनीकी के विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता दी गई थी। इसी में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना का प्रारंभ हुआ। अब आगे 1990 से 1992 के मध्य का समय योजना अवकाश का था। इस समय राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। इसके बाद आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास मतलब शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य को दिया गया था। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। औद्योगिकीकरण के ढांचे में भारी उद्योग को महत्व दिया गया था। फिर 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। आठवीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई थी। मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना और इस प्रावधान को बढ़ावा देना था। आठवीं योजना में ही 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इसी समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसा एलपीजी रिफॉर्म आया था और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम और अर्बन लोकल बॉडीज गवर्नमेंट एक्ट 1993 को पारित किया गया था। आठवीं योजना का जीडीपी लक्ष्य था 5.6% और प्राप्त हुआ था 6.8%। मतलब देखिए, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना के बाद अब लगातार जीडीपी में वृद्धि हो रही थी। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते जा रहे थे।
अब आगे बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। इस समय जीडीपी घटी। इसका लक्ष्य रखा गया था 6.5%, लेकिन प्राप्त हुआ था सिर्फ 5.5%, क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दे पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। इसके अन्य उद्देश्यों में भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण में कमी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता, जड़ी बूटी और औषधि मूल के पेड़ पौधों को संरक्षित कर उनका उपयोग करना आदि शामिल थे। आगे आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था। इसमें जीडीपी लक्ष्य था 8%, लेकिन प्राप्त हुआ था 7.5%। अब देखिए, लगातार 9वीं पंचवर्षीय योजना से जीडीपी लक्ष्य की प्राप्ति में कमी आती जा रही है। 10वीं योजना में ही मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाना उद्देश्य था। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसका उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी विकास था। जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य 9% रखा गया था, जो प्राप्त हुआ था 7.9%। इसी योजना में कृषि को 3.3%, उद्योग को 6.6% और सेवा क्षेत्र को 9.8% की विकास दर प्राप्त हुई थी। इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। और 11वीं योजना में अभी तक की सर्वाधिक वृद्धि दर जीडीपी में 7.9% हासिल की गई थी। इसी योजना में बीमा योजनाएं, आदर्श ग्राम योजनाएं और आवास योजनाएं प्रारंभ हुई। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसमें सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में निहित थी। साथ ही ऑल वेदर रोड और इंक्लूसिव बैंकिंग पर भी बल दिया गया था और 100% शिक्षा और परिवहन पर जोर था। अब 2014 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, योजना आयोग को हटाकर। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करता है, जो सरकार को निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। अब जहां योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं थीं, तो वहीं नीति आयोग के द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण किया गया है। अब जो पहले योजना आयोग था ना, वो अति केंद्रीकृत था। इसमें केंद्र और राज्यों को योजनाओं के लिए पूंजी आवंटित की जाती थी और योजना निर्माण में केंद्र सरकार की भूमिका होती थी। लेकिन अब नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की सहभागिता होती है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही योजना आयोग के नीति निर्माण में किसी विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन नीति आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। ये एक विकेंद्रीकृत संस्था है। नीति आयोग में इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ, कार्यरत लोग, ये सभी विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। इसमें सचिवालय का गठन आवश्यकता अनुसार किया जाता है। अब इसी के साथ हमने पंचवर्षीय योजनाएं और नीति आयोग के बारे में बातें कर ली। अब बात करते हैं कि योजनाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो 5 आधारों पर होता है योजना का वर्गीकरण। पहला आधार है क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर। इसमें पहली है समष्टि स्तर की योजना या राष्ट्रीय योजना, जिसे मैक्रो लेवल प्लान कहते हैं। दूसरी है मध्यवर्ती या राज्य स्तर की योजना, जिसे मीजो लेवल प्लान कहते हैं। तीसरी है स्थानीय या वृष्टि स्तर की योजना, जिसे माइक्रो लेवल प्लान कहते हैं। ये तीनों योजनाएं क्रमशः केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर की योजनाओं की बात करता है। स्थानीय या माइक्रो लेवल प्लान में जिला स्तरीय योजना, प्रखंड स्तरीय योजना और गांव या शहर स्तरीय योजना आ जाती है, जिसमें जमीनी या तृणमूल योजना को भी देखा जाता है। दूसरा वर्गीकरण है अवधि के आधार पर योजनाओं का, जिसमें पहला है चल या अनवरत या खुली अवधि की योजना, जैसे 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी योजना और 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा समाप्त की गई। इसमें दूसरी है बंद अवधि वाली योजना, जैसे वार्षिक योजना है 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य जो चलती है। दूसरे में पंचवर्षीय योजना है और साथ ही अब नीति आयोग के द्वारा 15, 7 तथा 3 वर्षीय योजनाओं की बात की गई है।
और इसी के साथ दृष्टि योजना या पर्सपेक्टिव प्लान भी आता है। अब योजना का तीसरा वर्गीकरण होता है संसाधन आकलन और लक्ष्य निर्धारण में चुनी गई इकाई के आधार पर। इसमें पहली है भौतिक योजना, जिसमें संसाधनों का आकलन और आवंटन तथा निवेश के द्वारा प्राप्त लक्ष्यों का निर्धारण गैर मौद्रिक या भौतिक इकाइयों के आधार पर किया जाता है। दूसरी वित्तीय योजना है, जिसमें संसाधनों का आकलन, आवंटन और निवेश के द्वारा प्राप्त लक्ष्यों का निर्धारण मौद्रिक इकाई के आधार पर किया जाता है। अब इसी में जानिए कि आउटकम बेस्ड बजट क्या होता है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। यह परफॉर्मेंस बजट के स्थान पर आया था। आउटकम बेस्ड बजट क्या होता है कि विभिन्न कार्यक्रमों में होने वाले व्यय के साथ साथ भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के सत्यापन पर आधारित व्यय पद्धति होती है। जैसे हम रोड बनाते हैं या पीएम आवास योजना के तहत घर बनाते हैं, तो उसकी हर एक स्टेज पर फोटो क्लिक करके अपने कार्यों का आपको विवरण देना होता है और हर कार्य के बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा बजट अलॉट किया जाता है। आउटकम बेस्ड बजट इसलिए सामने आया था ताकि सरकारी कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकारी काम सिर्फ फाइल में नहीं बल्कि रियल में भी हो सकें। अब योजना का चौथा वर्गीकरण आता है अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर। इसमें पहली है आदेशात्मक योजना या इम्पेरेटिव प्लान। इम्पेरेटिव प्लान सामान्यतः साम्यवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। इसमें केंद्रीकृत आयोजन निकाय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सभी निर्णय अकेले ही लेता है। इसमें निर्णयों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विशालकाय प्रशासनिक संरचना प्रशासनिक एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित करती है तथा दंड विधि अपनाई जाती है इसमें, और वस्तुएं तथा सेवा वितरण के लिए प्रशासन कीमत क्रियाविधि को अपनाया जाता है। इसमें नियंत्रित उत्पादन संरचना होती है जिसमें विभिन्न वस्तुओं से संबंधित सीमित विकल्प उपलब्ध होते हैं। ये सामान्यतः चीन जैसे साम्यवादी देशों में देखने मिलती है। दूसरा प्रकार है निर्देशात्मक योजना या इंडिकेटिव प्लान। ये सामान्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने मिलता है। इसमें नीतिगत, भागीदारी युक्त और विकेंद्रीकृत प्लान होता है जिससे ही अर्थव्यवस्था प्रबंधन किया जाता है। प्रारूप नीतियों का निर्माण केंद्रीय आयोजन निकाय के द्वारा किया जाता है और अंतिम नीतिगत निर्णय विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अन्य संस्थाओं को सौंपा जाता है। सरकारी और निजी संस्थानों के नीति और कार्यक्रम की निगरानी के लिए लघु प्रशासनिक निकाय होता है और यहाँ दंड विधि की अपेक्षा पुरस्कार विधि को अपनाया जाता है। अब इसमें बाजार और प्रशासन की कीमत क्रियाविधि को अपनाते हुए मिश्रित कीमत क्रियाविधि अपनाई जाती है, जिसमें बाजार के कार्यकर्ताओं के आचरण को अनुशासित करने के लिए न्यायात्मक संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, जैसे सेबी। ये एक उदारीकृत उत्पादन संरचना है जिसमें वस्तुओं में हमें विभिन्न प्रकार के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। अब इसी में देख लें कि भारत में नियोजन कैसा था। तो भारत में शुरुआत में आर्थिक नियोजन निर्देशात्मक प्रणाली पर आधारित था। जैसे 1960 के दशक के उत्तरार्ध में केंद्रीकरण बढ़ा था, लेकिन 1970 के दशक का आयोजन आदेशात्मक झुकाव वाला बन गया। इसी के तहत 1969 में केंद्रीकरण बढ़ा तथा 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। निजी कंपनियों को निगरानी और नियंत्रण के लिए MITC एक्ट 1969, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 लाया गया था और 1970 में MRTP आयोग की भी स्थापना की गई थी। आगे 1970 में चयनात्मक लाइसेंसिंग को छोड़कर व्यापक लाइसेंसिंग अपनाया गया, जिसने इंस्पेक्टर राज को स्थापित किया और करों की दरें भी बढ़ाई गई थीं। 1972 में सभी साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1973 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया बनाई गई थी। 1973 में ही फेरा एक्ट को भी लागू किया गया था। लेकिन अब आगे चलकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 1978 से प्रारंभ हो गई, जिससे नई औद्योगिकरण की नीति को अपनाया गया। इसमें कुछ विशेष उद्योगों में लाइसेंस की शर्त समाप्त कर दी गई, FDI को बढ़ावा दिया गया और निजी कंपनियों का उत्साहवर्धन किया गया। निष्कर्षतः 1991 से पूर्णता उदारीकरण आया और व्यापक और समयबद्ध उदारीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब 1991 के बाद निर्देशात्मक आयोजन पूर्णता लागू हो गया था भारत में, और 1991 से पहले हम कह सकते हैं कि भारत आदेशात्मक आयोजन की ओर झुका हुआ था। अब फिर से आ जाते हैं योजना के वर्गीकरण में। तो योजना का पांचवा आधार है लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर योजना का वर्गीकरण। इसमें पहली है संरचनात्मक योजना। ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए अमूलचूल परिवर्तन की रणनीति है। इसमें संसाधन स्वामित्व की संरचना में, उत्पादन की वर्तमान विधि में तथा विधि संस्थाओं में पूर्णतः परिवर्तन कर दिया जाता है। अब इससे ना बड़े बड़े लोगों को, जिनके पास संपत्ति है, जो मालिक हैं बड़े बड़े कारखानों के, उनको बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े संपन्न वर्ग के लोगों का विरोध देखने मिलता है इसमें।
हाँ, लेकिन अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित क्षमता बढ़ती है, धारणीय समृद्धि बढ़ती है और लंबे समय तक समृद्धि बढ़ती जाती है। लेकिन संरचनात्मक योजना का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके लिए सशक्त नेतृत्व जरूरी है। संरचनात्मक योजना का पॉजिटिव परिणाम देरी से पर असरदार रूप में देखने मिलता है। कुछ संरचनात्मक योजनाओं के उदाहरण हैं भूमि सुधार, भू हदबंदी, बटाईदारी व्यवस्था में सुधार आदि। अब लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर योजना का दूसरा प्रकार है प्रकार्यात्मक योजना, जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुशलतर उपयोग की रणनीति अपनाई जाती है। इसमें संसाधन स्वामित्व की संरचना में, उत्पादन की वर्तमान विधि में और विभिन्न संस्थानों में पूर्णता परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि कुशलतर उपयोग की रणनीति अपनाते हैं। और इसी के चलते हमें संपन्न वर्ग का विरोध भी नहीं देखना पड़ता। प्रकार्यात्मक योजना का क्रियान्वयन भी आसान होता है और यह अल्पकाल में ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित क्षमता उन्नत नहीं होती, बल्कि क्षमता चरण की गति तेज हो जाती है, जो कि भविष्य में आर्थिक गतिरोध बनता है। प्रकार्यात्मक योजना के उदाहरण है हरित क्रांति, सस्ते उन्नत बीज देना आदि। अब संरचनात्मक योजना और प्रकार्यात्मक योजना में दीर्घकालिक रणनीति में दोनों योजनाएं अपनाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था में जब क्षमता विस्तार करना होता है तो संरचनात्मक योजना अपनाई जाती है, और जब क्षमता का विस्तार हो जाता है तो उसे बेहतर बनाने के लिए प्रकार्यात्मक योजना लागू की जाती है। अब विभिन्न योजनाओं के बारे में जानने के बाद ये देखते हैं कि उदारीकरण और औद्योगिक नीति में किस तरह से समय के साथ परिवर्तन हुआ और इसका हमारे उद्योगों में क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले आती है औद्योगिक नीति संकल्पना 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रस्तुत किया था। इसमें अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई गई थी, जिसमें वर्ग का में रक्षा, परमाणु ऊर्जा और रेल तथा परिवहन आते थे, जिसके विकास का दायित्व केंद्र सरकार को था। वर्ग खा में आते थे कोयला, सीमेंट, लौह इस्पात, कच्चा पेट्रोल, बिजली और परिशोधन। इसमें विकास का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार का था और निजी क्षेत्र को सीमित और पूरक व्यवस्था के रूप में अधिकार दिए गए थे। और इसके बाद वर्ग गा आता है, जिसमें अन्य शेष वस्तुएं आ जाती थी, जिसमें निजी क्षेत्र को अधिकार दिया गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में वित्तीय संस्थाओं की स्थापना भी की गई थी सरकार के द्वारा, और ये वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को ऋण वितरण और अनुदान का काम करती थीं। फिर 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आधुनिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की गई, जैसे वीसी राय समिति की अनुशंसा पर 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी। इसी समय बुनियादी ढांचे के विकास के तहत कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कोसी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आदि स्थापित हुए थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया था और श्रमिकों की भागीदारी भी बढ़ी थी। अतः 1948 से 51 के मध्य 5 सेंट्रल पीएसयूज तथा 1951 से 56 के मध्य 16 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्थापना की गई थी। यहाँ योजना आयोग ने 21 विशेषज्ञ समितियों को औद्योगिक विकास मॉडल के लिए गठित किया था। अध्यक्षता इसमें प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। ये था 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें अब औद्योगिक क्षेत्र को 4 अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया था, जिसे पिरामिड मॉडल में हम देख सकते हैं। देखिए, नीचे के 3 सेक्टर्स औद्योगिक क्षेत्र थे और सबसे ऊपर का सेक्टर गैर औद्योगिक क्षेत्र था। पहले सेक्टर में पूंजीगत वस्तुएं रखी गई थीं, जिनका निर्माण और विकास पीएसयूज के माध्यम से किया जाना था। दूसरे सेक्टर में माध्यमिक वस्तुएं या गैर टिकाऊ वस्तुएं रखी गई थीं, जिनका डेवलपमेंट पीएसयूज और निजी कंपनियां दोनों कर सकती थीं। इसके बाद तीसरे सेक्टर में उपभोक्ता वस्तुएं थीं, जिनका निर्माण निजी क्षेत्र को सौंपा गया था। और चौथा सेक्टर, जो कि गैर औद्योगिक सेक्टर था, उसमें कृषि, कुटीर उद्योग और फुटकर सेवाएं आती थीं। इसे भी निजी क्षेत्र को सौंपा गया था। इसमें वर्ग का में 17 विषय, वर्ग खा में 12 विषय और वर्ग गा में अन्य शेष विषय आते थे। ये मिश्रित निवेश मॉडल था। इसमें फोकस आपूर्ति पक्ष पर किया गया था, मतलब यहाँ मांग पक्ष की उपेक्षा हुई थी। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत विदेशी पूंजी और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ी थी। विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला था और 1970 के दशक में रूसी मॉडल की ओर झुकाव भी बढ़ा था। ये था औद्योगिक नीति संकल्प 1956।
इसके बाद आता है औद्योगिक नीति संकल्प या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991। इसमें 3D संकल्पना को अपनाया गया था। पहले डी का मतलब डी रिजर्वेशन, जिसमें वस्तुओं का अनारक्षण किया गया था, लेकिन परमाणु, रेलवे जैसे 6 उद्योग इससे दूर रखे गए थे। दूसरा था डी लाइसेंसिंग और तीसरा है डी कंट्रोल या विनियंत्रण, मतलब एक तरह से उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी औद्योगिकरण में। इसी के तहत कुछ सार्वजनिक उपक्रम में निजीकरण की नीति अपनाई गई और लोक उपक्रमों में आंशिक विनिवेश की नीति अपनाई गई थी। ये समय था एलपीजी रिफॉर्म्स का। तो इसी के साथ हमने देख लिया 1948, 1956 और 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसके अलावा भी कुछ अन्य मॉडल्स देख लेते हैं। पहला है 1955 में आया वकील एंड ब्रह्मानंद मॉडल। ये वेज गुड मॉडल भी कहलाता है। इसमें श्रमिक वर्ग जिनका व्यापक रूप से यूज करते हैं उन वस्तुओं को प्रायोरिटी दी गई थी, उनके निर्माण पर फोकस किया गया था। यदि ये मॉडल अप्लाई होता तो इसमें लाभ यह होता कि अनाज की उत्पादकता बढ़ती, कृषि उत्पादकता बढ़ती, कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता, उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास होता, रोजगार विस्तार की दर और समृद्धि बढ़ती, आय की विषमता कम होती, समृद्धि का भौगोलिक दायरा बढ़ता और क्षेत्रीय असंतुलन कम होता तथा महंगाई की दर भी कम होती। लेकिन इस मॉडल को लागू करने पर कुछ हानियां भी होती, जैसे औद्योगिकरण पूर्णता नहीं हो पाता, पूंजीगत वस्तुओं के लिए हम विदेशों पर ही निर्भर रह जाते और रूढ़िवादी समाज का विकास होता और उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण और शोध नहीं हो पाते तथा बंद अर्थव्यवस्था बनकर रह जाता भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई भूमिका नहीं होती और शहरीकरण की गति बहुत धीमी होती। मतलब ये जो एक वकील और ब्रह्मानंद मॉडल है, यह श्रमिक वर्ग या फिर लोअर क्लास की आवश्यकताओं को तो पूरा करता, लेकिन डेवलपमेंट के लिए जरूरी औद्योगिक क्षेत्र की उपेक्षा भी करता। इसके बाद आता है गांधीवादी मॉडल। यह मॉडल भी कुटीर उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग जैसे प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करने की बात करता है। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुएं, फिर माध्यमिक उद्योग और पूंजीवादी वस्तुओं को लास्ट में प्राथमिकता देने की बात करता है। ये एक तरह से समाजवादी मॉडल के ही समान प्रतीत होता है, जहां पहला फोकस होना था निम्न आय वर्ग के लोगों का उत्थान करना। चलिए, ये सब देखने के बाद 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं की कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं जो हमने पहले नहीं देखी। बात करते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना 1979 से 84 की। तो 1980 में नदी जोड़ो परियोजना आई। 1983 में बॉम्बे हाई में ओएनजीसी की स्थापना हुई। 1980 में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण बढ़ा। अब 1983 के दौरान एफडीआई को बढ़ावा दिया गया था औद्योगिकरण में। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में विभिन्न कंपनीज का मर्जर हुआ, जैसे मारुति सुजुकी का, हीरो होंडा का, यामाहा स्कॉट्स का, इंड सुजुकी का, बजाज कावासाकी का। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बुश, वीडियोकॉन, अपट्रॉन आदि कंपनियां भारत में देखी गईं और जिनका उत्पादन और आपूर्ति बढ़ी। संचार उद्योगों में आईटी आधारित उद्योग जैसे विप्रो, इन्फोसिस और सत्यम आदि का विकास हुआ। स्वास्थ्य उद्योगों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो हॉस्पिटल और विदेशी डॉक्टर्स का भारत में आना शुरू हो गया था। कृषि और ग्रामीण विकास में नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई, जिससे कृषि ऋण, प्रशिक्षण, कौशल तकनीकी आदि का विकास हुआ। साथ ही इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू हुआ। इसी समय IRDA 1987 में स्थापित किया गया। फिर विदेशी व्यापार में 1980 में डिसेंट्रलाइजेशन प्रारंभ कर दिया गया था। ये सारी थी 6वीं पंचवर्षीय योजना की बातें। आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें नई कृषि विकास रणनीति और नीति को अपनाया गया, जिसमें नई फसलों की खेती, फसल चक्रण विविधीकरण, बीज में नस्ल सुधार, दलहन और तिलहन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी मिशन, पशुपालन को बढ़ावा, संकर नस्ल का विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। शिक्षा के लिए नीति और प्रोग्राम 1980 से बनाए जाने लगे। 1986 के दशक में सुदूर शिक्षा रणनीति आई। नेशनल ओपन स्कूल इसी समय प्रारंभ हुआ और इग्नू जैसी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का भी प्रारंभ हुआ। शिक्षा के लिए सैटेलाइट, जिले में नवोदय विद्यालय और 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए।
सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजकोषीय व्यवस्था के अंतर्गत 1 मार्च 1986 में मॉडवेट की व्यवस्था लाई गई। संचार के क्षेत्र में इसरो को अधिक धन आवंटन किया जाने लगा। खेती में सुदूर संवेदी टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाने लगा। रेलवे और बैंकिंग का कंप्यूटराइजेशन हुआ। दूरसंचार में बॉम्बे और दिल्ली में दूरभाषा सुविधा MTNL प्रारंभ की गई। मतलब साफ था कि 7th पंचवर्षीय योजना में स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हुआ, जो कृषि, रक्षा और संचार में शोध और संशोधन को बढ़ावा देने वाला था। समुद्री क्षेत्रों में भी इसमें संसाधन के दोहन की रणनीति अपनाई गई और अपतटीय मछली पालन में FDI को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही अंटार्कटिका में भी अभियान भेजा गया। रक्षा क्षेत्र में खर्च कम करने के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आदि अपनाई गई। तो ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस लेक्चर में हमने पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति के बारे में डिटेल में जान लिया। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आगे मिलेंगे तो बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स की। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।